हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। इस वीडियो लेक्चर में ये मॉड्यूल 1 है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी जो रिसेंटली 69 बीपीएससी का मेंस हुआ था, उसमें अनएक्सपेक्टेडली 2-3 जो क्वेश्चंस हैं मेंस में 7 या 8 नंबर के, वो किससे आ गए थे? भारत के भूगोल से आ गए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ये एक इमेज आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। यहाँ से हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, वैसे तो ज्योग्राफी काफ़ी भास्ट सब्जेक्ट है ना, लेकिन कन्वीनियंट के लिए इसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एक सेगमेंट आप पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, दूसरा हमको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी फेनोमेनाज हैं, है ना, अब ये नहीं कि वर्ल्ड के बारे में आप डिफरेंट कंट्रीज के बारे में तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन फेनोमेनाज जो होते हैं, जैसे चक्रवात हो गया, ठीक है, मौसम का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है ना, संवहन सिद्धांत क्या है, कन्वेक्शन थ्योरी जो बोलते हैं वो क्या है, वायुमंडल कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में मेनली हम लोगों को देखना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इंडियन ज्योग्राफी को मेरे नोट्स में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, यानी कि इंडिया के फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, पहाड़ कौन से हैं, ठीक है, कहाँ पहाड़ है, नदियाँ कौन सी हैं, पठार कौन कौन से मिलेंगे, यहाँ की मिट्टियाँ कैसी हैं, ये एक पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग कहाँ कवर करेंगे? भौतिक भूगोल में। दूसरा पार्ट है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, लोग कैसे हैं, खेती कैसी होती है, ठीक है। तो जो भी सोशियो इकोनॉमिक जो पहलू है भारत का, वो हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक भूगोल में। बहरहाल एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो नोट्स है ये मेरे सिविल सर्विस की जर्नी का गवाह है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस पूरी जर्नी में मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के भूगोल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल में सेवरल टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम भौतिक भूगोल को ही पढ़ेंगे। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, मृदा, बस। उसके बाद सामाजिक आर्थिक भूगोल की बात करें तो जनसंख्या है, नगरीकरण, परिवहन, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग और प्रवास यानी माइग्रेशन। काफ़ी आपको प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखने को मिल जाएंगे। अब ये नहीं सोचना है कि प्रवास से भी बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और इवन बिहार दरोगा और यूपी सब इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल हम शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश आपको टॉपिक दिख रहा है, यही 69th बीपीएससी मेंस में 7 या 8 नंबर में एक क्वेश्चन था कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, क्लासिफाई करिए, बताइए। चलिए देखिए, संरचना एवं उच्चावच के आधार पर भारत को 5 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 5 में। यहाँ संरचना जो है वो एक बृहद शब्द है, मतलब बड़ा शब्द है, जिसका अर्थ
चट्टानी संरचना एवं उनमें मिलने वाले भ्रंशन एवं वलन से है। अब भ्रंशन एवं वलन का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि कोई लैंडमास है, कोई भूमि का टुकड़ा है और वो अचानक से बीच से टूट के नीचे चला जाता है। ठीक, तो आपको एक गड्ढा दिखेगा। जैसे अगर इस तरीके का डायग्राम बना दिया जाए, मान के चलिए कि ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, तो बीच की जो भूमि, अब ये मत सोचिएगा कि पहाड़ है तो वो पहाड़ में तो ऐसी घाटियाँ मिलती ही हैं। मैं जब समझाना चाह रहा हूँ बस वो समझिए। देखिए, ये जो नीच का जो बीच का जो पोर्शन दिख रहा है, जो आपको नीचे दिख रहा है, ये भ्रंशन का एग्जाम्पल होता है कि एक भूमि समतल है और अचानक से यहाँ पे ये भूमि धंस के नीचे चली गई, तो ये जो होगा भ्रंशन का एग्जाम्पल होगा। सिमिलरली वलन का एग्जाम्पल कौन सा होगा कि दो प्लेट हैं, आपस में अगर टकराती हैं तो बीच की जो भूमि है वो ऊपर उठ जाएगी। ये वलन का एग्जाम्पल है। इसको क्या बोलते हैं? वलन बोलते हैं। ठीक है, तो संरचना का अर्थ क्या है, किससे है? भ्रंशन एवं वलन से। ठीक, हिंदी में। इसी प्रकार उच्चावच भी जो है एक बृहद अर्थ वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झीलें, ढाल प्रतिरूप इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब ढाल प्रतिरूप का मतलब ये हुआ कि ढाल कितना ज़्यादा है। देखिए, आप लोगों ने स्लोप देखा होगा, स्लोप इसको बोलते हैं, ये स्लोप है। तो ये क्या है? बहुत स्टीप हो सकता है, मतलब खड़ा हो सकता है, या थोड़ा मध्यम ढाल वाला हो सकता है, या बिल्कुल ढाल ना हो ऐसा हो सकता है ना। तो ये ढाल प्रतिरूप इत्यादि को हम कहाँ स्टडी करते हैं? इस चीज़ को हम पढ़ते हैं ढाल प्रतिरूप में। ठीक है, अब अतः उपरोक्त संरचना एवं उच्चावच के आधार पर भारत के निम्न 5 प्राकृतिक या भू आकृतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? देखिए, उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ध्यान दीजिएगा कि इन सबके बनने की अपनी एक प्रक्रिया है। किसी प्रक्रिया के तहत ही ये पांचों चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से उठा के और रख दिया गया है इंडिया को, नहीं। सबसे पहले आपको पता है क्या ऐसा हुआ नहीं था। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत ही हमारे पास जो मेन लैंड है हमारा, कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। यही किसी प्रक्रिया से गुजरा है, जिसके चलते बाकी सबका विकास हुआ है। वो प्रक्रियाएं क्या है, वो कौन से इवेंट्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार ब्रॉड क्लासिफिकेशन, है ना। रफ क्लासिफिकेशन बोले तो ये उत्तर पूर्व का आपको पर्वतीय प्रदेश दिख रहा है। ये हिमालय का रीजन है, जहाँ जहाँ हिमालय पाया जाता है। ठीक, तो एज ए होल को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। और ध्यान रखिएगा कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के जितने वो हैं इलाके हैं वो रफली शामिल हो जाते हैं, और साथ ही साथ अंडमान भी, ये हिमालय का ही पार्ट है। अच्छा, दूसरा जो है वो है मध्यवर्ती मैदान। दूसरा अपना है मध्यवर्ती मैदान, यानी हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं उनके नदियों में जो अवसाद है, उन अवसादों के जमा होने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान। नेक्स्ट आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत। ये उल्टे ट्रायंगल की संरचना है। ठीक, उसके बाद ये जो लैंडमास आपको दिख रहा है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, जो गुजरात के कुछ पोर्शन से लेके और कन्याकुमारी तक आपको मिलेगा। सिमिलरली पूर्वी तटीय मैदान जो है ये उड़ीसा के गोपालपुर के आसपास के गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट से कन्याकुमारी तक ये मिलेगा। उसके बाद हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो यही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किसका? इंडिया के प्राकृतिक प्रदेश का। और इन्हीं को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। चलिए, देखिए, इसके अंतर्गत हिमालय एवं पूर्वांचल यानी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों का अध्ययन किया जाता है।
हिमालय एक नवीन युवा वलित पर्वत है। नवीन युवा वलित पर्वत, वलित का मतलब है कि दो प्लेट्स के टकराने से इसका निर्माण हुआ है, मतलब कि लैंड मास के उठ जाने से जो भूमि का टुकड़ा दो प्लेटों के बीच में रहा हो। टेथिस सागर था, टेथिस, यही बाद में क्या हुआ, ये वलित हो गया। वलित होने से इसका निर्माण होता है, किसका, हिमालय का, है ना। इसलिए ये वलित पर्वत है। युवा इसलिए क्योंकि ये अभी भी निर्माण प्रक्रिया में है, इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। हर साल प्रतिवर्ष कुछ इंच या कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ जाती है ना। तो क्या है, एक नवीन युवा वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति अल्पाइन पर्वतीकरण के दौरान टर्शियरी कल्प में हुई है। इसलिए हिमालय को टर्शियरी माउंटेन भी कहते हैं। पीटी फैक्ट है, टर्शियरी माउंटेन कहते हैं किसको, हिमालय को, है ना। अब जो है कि इस पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ये बहुत लॉन्ग टाइम से क्वेश्चन रहा है कि आखिर भैया हिमालय बना कैसे। तो अलग अलग जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी हैं। इनमें से कुछ थ्योरी का नाम आपके सामने है स्क्रीन पे रेड कलर में। एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दूसरा है एडवर्ड स्वेस का संवहन तरंग सिद्धांत, और तीसरा है जेसन मॉर्गन का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ध्यान रखिएगा कि ये नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पीपीएससी 69 प्रीलिम्स में भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से क्वेश्चन आ गया था, अगर आपको याद हो तो ये नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा है क्या, अगर रफली थोड़ा समझ लें यहीं पे, वैसे तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीज़ें हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम देख लें कि ये आखिर क्या कहती हैं ये थ्योरीज, तो देखिए कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है, भूसन्नति का मतलब होता है, समझिए कि अगर एक नाला बह रहा हो तो नाले में जो कीचड़ होता है वो भूसन्नति का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो कोबर ये कहते हैं कि देखिए टेथिस सागर के वलन से ये जो कचरा जो मैं बोल रहा था वो टेथिस सागर का क्या है, अवसाद है। और यही अवसाद क्या हो गया, यहाँ पे जब वलित हुआ ये पर्वत बना तो ये अवसाद इसमें जमा हो गया, और यही बाद में खनिज के रूप में सबको प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। तो ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। सिमिलरली एडवर्ड स्वेस का जो संवहन तरंग सिद्धांत है, ये कहता है ये जो प्लेट किस तरीके से मोशन करती हैं, जो प्लेट्स अर्थ के क्रस्ट के नीचे पाई जाती हैं वो कैसे मोशन करेंगी, इसको दिखाता है। इसको कौन बताता है, इसको बताता है एडवर्ड स्वेस का संवहन तरंग, कन्वेक्शन थ्योरी, कि अगर प्लेट मान चलिए एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, और एक मैग्मा ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से मैग्मा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों प्लेट्स को पास में लेके आएगा, है ना। सिमिलरली और एक प्लेट इसके नीचे चली जाएगी, दूसरी प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी, और ये पूरी प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा मैग्मा के प्रवाह की दिशा। यही है एडवर्ड स्वेस का संवहन तरंग सिद्धांत। और तीसरा जो है वाइडली एक्सेप्टेड है, जेसन मॉर्गन द्वारा प्रस्तावित, कौन सा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इन तीनों में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति एवं उसकी संरचनात्मक विशेषता की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। प्लेट विवर्तनिकी एवं हिमालय, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं हम इसको। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, ये आपका इंडियन प्लेट है और ये है तिब्बतन प्लेट, और उसके ऊपर यूरेशियन प्लेट, और बीच में क्या था, टेथिस भूसन्नति यानी टेथिस सागर था, ये सी था। जो हिमालय, जो इंडियन प्लेट का मोशन है वो नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ, इधर इस साइड, और यहाँ क्या था, तिब्बत प्लेट पहले से था। तो ये जो प्लेट है ये आपको पता है पहले साउथ अफ्रीका का पार्ट था, यहाँ पे मतलब अटैच था, यहाँ से टूट के ये इधर की तरफ बढ़ा, ये बढ़ते 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 यहाँ जाके इससे टकराएगा तिब्बतन प्लेट से, और ये टकराता है
इस कोने से, इस कोर के पर्सपेक्टिव से टकराता है। ये जैसे ही टकराता है तो आप खुद सोचिए कि ट्रायंगुलर है और ट्रायंगल का एक कोना यहाँ टकराएगा, दूसरा कोना हवा में लटका रहेगा, और इस टकराने से टॉर्क का जन्म होता है। टॉर्क फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ फोर्स लगेगा इस बिंदु पे और एक टॉर्क जनरेट होगा जो इस पूरे प्लेट को ऐसे घुमा के तिब्बतन प्लेट में जाके मार देगा या मार दिया। और ये टकराव जो है ये 3 बार हुआ था, इसलिए हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। पहली बार जब टकराव हुआ तो महान हिमालय का निर्माण हुआ, ग्रेट हिमालय। दूसरी बार में मध्य हिमालय और तीसरी बार में शिवालिक हिमालय। अब इस डायग्राम में आपको, अच्छा ये जो दिख रहा है ये टेथिस का क्या है, टेथिस का अवसाद है ये। इस डायग्राम में ये रही आप, ये तिब्बतन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। देखिए ध्यान दीजिए, इंडियन प्लेट के आगे महासागर की एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है। मतलब ये एक ओशनिक प्लेट है, इसके आगे ओशन की भी एक प्लेट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बेहतरीन तरीके से समझना वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। यहाँ उतने अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा तब प्लेट टेक्टोनिक्स पूरे डिटेल में बताया जाएगा कि महासागरीय प्लेट के होने का क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस महासागर या टेथिस भूसन्नति हुआ करती थी। इस भूसन्नति के उत्तर में तिब्बत या यूरेशियन प्लेट एवं दक्षिण में भारतीय प्लेट अवस्थित था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत जेसन मॉर्गन के द्वारा दिया गया है, जो हैरी हेस के सागर नीतल प्रसरण के प्रमाणों पर आधारित है, ठीक। अब सिंपल से हम एक बार समझ लेते हैं कि सागर नीतल प्रसरण क्या है। नीतल से तो समझ में आ गया होगा कि सी फ्लोर की बात की जा रही है, तल की बात की जा रही है समुद्र के, और प्रसरण का मतलब होता है फैलाव, यानी सागर का जो तल है वो फैल रहा है। जैसे पहले इतना था तो इस बार बढ़ के इतना हो जाएगा। तो ये होता कैसे है, माने चलिए कि ये सागर है, इसके ऊपर पूरा सागर है। बीच से क्या होता है कई बार कि प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती हैं। तो मान चलिए कि ये प्लेट इधर खिसक गई, ये इधर खिसक गई, तो बीच में से पृथ्वी, आपको पता है क्रस्ट के नीचे मेंटल है और मेंटल में क्या है, पिघला हुआ लावा है। तो क्रस्ट अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो मेंटल में से लावा निकल के बाहर जाएगा। तो ये लावा यहाँ आता है और ऊपर चूँकि पानी है तो ये इसको क्या कर देता है, सॉलिडिफाई कर देता है और ये एक ज़मीन बन जाती है और इन दोनों प्लेटों के बीच के जो दरार बनी थी उसको भर देती है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, ये जो गैप है ये भरने से क्या हो रहा है, ज़मीन एक नई बन जा रही है और सागर का जो तल है वो बड़ा हो जा रहा है। यही हैरी हेस का सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है। और इसी थ्योरी पे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बेस्ड है ना। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 120 लाख वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट 40 डिग्री अक्षांश पर हुआ करता था। भारतीय प्लेट कहाँ हुआ करता था, 40 डिग्री अक्षांश पे। यहाँ पे थोड़ा सा दक्षिणी अक्षांश लिखना ज़्यादा सही है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के पास यहाँ था। तथा गोंडवाना लैंड के टूटने से भारतीय प्लेट में उत्तर पूर्व की ओर गति प्रारंभ हुई और आज से 71 लाख वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट का तिब्बती प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ, मतलब सबडक्शन हो गया। ये इंडियन प्लेट है, ये तिब्बतन प्लेट है। इस तिब्बतन प्लेट के नीचे क्या है, इंडियन प्लेट घुस गई जाके, जिससे टेथिस के अवसादों में वलन प्रारंभ हुआ। चूँकि भारतीय प्लेट के अग्रवर्ती भाग में महासागरीय प्लेट लगा था इसलिए भारतीय प्लेट का क्षेपण हुआ। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि देखिए जो आपको मैंने पहले बताया था कि ये महासागर की प्लेट लगी हुई है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस भी प्लेट में महासागरीय प्लेट अटैच्ड होगी उस प्लेट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, घनत्व उसका बढ़ जाएगा। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि जिसकी डेंसिटी यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा
दो प्लेटों के टकराने में ज़्यादा घनत्व वाली जो प्लेट है वो नीचे की ओर मुड़ जाएगी, वो नीचे चली जाएगी, और कम घनत्व वाली उस प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी। सिमिलरली स्पीड पे भी क्लासिफिकेशन है। अगर किसी प्लेट की स्पीड कम है, दूसरे प्लेट की स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्पीड वाली जो प्लेट है वो कम स्पीड वाली के ऊपर चढ़ जाएगी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत है, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो चूंकि भारतीय प्लेट के अग्रवर्ती भाग में महासागरीय प्लेट लगा था, इसलिए किसका क्षेपण होगा, भारतीय प्लेट का। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और भारतीय प्लेट के क्षेपण से ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई, जो ऑब्वियस सी बात है। दो प्लेटों के आपस में टकराने से घर्षण होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, लावा निकलेगा। तो ये ज्वालामुखी की यहाँ क्रियाएं हुई, जिसका प्रमाण हमें ट्रांस वोल्केनिक आर्क के रूप में मिलता है। ठीक। चूँकि संपूर्ण प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न हुई है, इसलिए हिमालय में 3 पर्वतीय श्रृंखलाएं, महान हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इनमें महान हिमालय इयोसिन में, मध्य हिमालय मायोसिन में एवं शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति प्लायोसिन युग में हुई है। अब म से मध्य और म से मायोसिन, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। बाकी दो को आप ध्यान दीजिए, खुद से ट्रिक बना लीजिए। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भी यह अपने निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसका निम्न प्रमाण है। अब प्रश्न ये है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है दिनों दिन, तो प्रूफ क्या है इसके? पहला प्रूफ है हिमालय की नदियों का युवावस्था में होना। अब इसको समझिए। मान के चलिए कि आप एक सर्टेन हाइट से पानी गिराते हैं नीचे, तो ये पानी जो है ये नीचे की ज़मीन को क्या करेगा, इरोड करेगा, मतलब आसपास की मिट्टी को काटेगा। अब अगर ये हाइट ना बढ़े, फिक्स कर दें आप हाइट को, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से गिरने वाला पानी अब और अधिक मिट्टी को काट नहीं पाएगा, यानी ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। ठीक, नेचर में भी ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हो कि अगर आप रोज़ 1-1 सेंटीमीटर हाइट को बढ़ाते जाएं रोज़, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जो पानी गिर रहा है वो कभी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा, और इसका मतलब है कि जो नीचे मिट्टी पड़ी हुई है उसका इरोजन यानी उसका कटना कभी बंद ही नहीं होगा। ये सेम हालत है क्या किसकी, हिमालयन नदियों की। हिमालयन नदियाँ इतने सालों से सोचिए प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन अभी भी इनमें अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन उठता है ना कि ये अवसाद आ कहाँ से रहे हैं। तो ये अवसाद आते हैं कि हिमालयन नदियाँ जिस प्रदेश से प्रवाहित होती हैं, वहाँ के प्रदेशों का, वहाँ की मिट्टी का ये क्या कर रही हैं, मिट्टी का ही नहीं चट्टानों का भी को क्या कर रही हैं, अपर्दित कर रही हैं। अपर्दित मतलब काट छाट कर रही हैं और उनको अपने पानी में घुला के मैदानी भागों में पहुँचा रही हैं। यही काम है हिमालयन नदियों का। तो कहने का मतलब ये है कि अपर्दन अभी भी हो रहा है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि हिमालयन नदियाँ अभी युवावस्था में है। ये क्या इम्प्लाई करता है कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है ना। दूसरा है हिमालय में विवर्तनिक प्रकार का भूकंप आना। जाहिर सी बात है, देखिए अभी भी हिमालय जो इंडियन प्लेट है वो तिब्बतन प्लेट से क्या हो रही है, टकरा रही है। तो जब भी प्लेट टकराएंगे आपस में तो भूकंप आएगा। तो हिमालय में क्या है, इस प्रकार के भूकंप आते हैं। और बाय द वे, प्लेट के टकराव से जो भूकंप आता है उसको विवर्तनिक प्रकार का भूकंप कहते हैं। दूसरा क्या है, हिमालय के शिखर का नुकीला होना। अब देखिए, आपको पता है कि माउंटेन जो बनता है तो ऐसा नुकीला होता है, लेकिन समय की अपनी शक्ति होती है कि ये पानी से, बर्फ़ से, हवा से, पर्वतों का भी अपर्दन होता है और इनके शिखर घिसने लगते हैं। तो घिसते घिसते ये थोड़े से ऐसे चपटे टाइप के होने लगेंगे। अरावली आपके यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक अपर्दित पर्वत है। अब उसका फ्लैट क्या है, वो बिल्कुल उसका जो शीर्ष है वो ऐसा हो गया है बिल्कुल। थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ मैं। देखिए अरावली का जो शीर्ष है वो ऐसा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उसमें कोई हाइट उसकी बढ़ नहीं रही है।
है ना। और जो फैक्टर्स हैं, जो हवा, पानी, ये सब, ये इसको अपरदित करते करते रहते हैं। तो क्या है, इसका नुकीलापन गायब हो चुका है अरावली का, और ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस टाइप का हो गया है। लेकिन हिमालय के जो शिखर हैं वो अभी भी कैसे हैं, नुकीले हैं। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये निकलता है कि जितना ये हवा, पानी, ये जो कारक हैं, ये जितना अपरदित करते हैं उससे ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है फिर से। तो मतलब ये शिखर जो है वो दिनों दिन नुकीला बना ही रहता है, क्योंकि आप जितना काट रहे हैं उतना ये बना दे रहा है, तो ये नुकीला ही रहता है ना। तो ये क्या डिसाइड कर, ये क्या मतलब दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हिमालय अभी भी क्या है, अपने निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा है। और ये तीन उसके क्या है, ये तीन उसके एग्जाम्पल है, प्रूफ है। तो ये तो हो गई हिमालय के बनने की बात, हिमालय बना कैसे था। अब हम देखते हैं कि हिमालय का वर्गीकरण। अब देखिए, आपको पता है कि हिमालय जो है वो पाकिस्तान से लेके इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक इतना बड़ा है। अब इसको पूरा एज ए होल आप पढ़ेंगे तो बौखला जाएंगे। इसलिए क्या है कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, ये मेरा मिट रहा है। तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो हिमालय का जो वर्गीकरण है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। मतलब दो क्लासिफिकेशन है इसके, एक है भूभौतिक वर्गीकरण, दूसरा है प्रादेशिक वर्गीकरण। नाम की क्लिष्टता पे नहीं जाना है क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है। बस नाम ऐसे दिख रहे हैं आपको कि भूभौतिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण। अगर कभी ऐसा है तो चुपचाप संधि विच्छेद कर दीजिए। भू का मतलब ज़मीन, भौतिक का मतलब जो दिखता है, और वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन। प्रादेशिक का मतलब कि प्रदेशों के आधार पर वर्गीकरण किया गया होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो भू भौतिक वर्गीकरण में आप देखेंगे तो हिमालय को ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक, ये चार में डिवाइड किया गया है। अब कहिएगा पर्वत तो तीन ही बताए थे, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये ट्रांस कहाँ से आ गया। तो देखिए, ट्रांस कोई नाम, कोई चीज़ नहीं होती है। ट्रांस एक परसेप्शन है, देखने का नज़रिया है। अब सामने हिमालय है, आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, आपको ये पोर्शन दिखेगा, इसके पीछे जो पोर्शन होगा, जो चोटियाँ होंगी, वो आपको दिखेगा नहीं। तो जो नहीं दिखता है उसको हमने क्या कह दिया, ट्रांस। उसी का नाम ट्रांस है, बस। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एक तरीके से वो महान से ही जुड़ा हुआ है, ट्रांस। तो लेकिन चूंकि वो दिख नहीं रहा है तो हमने उसको ट्रांस नाम दे दिया है। ठीक है, ये आपने देख लिया किस में डिवाइडेड है ये, ट्रांस में, महान में, मध्य में और शिवालिक में। अच्छा, इसके बीच में आपको ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पे लिखा है IST, MCT, MBF, MBT, है ना। देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे पहाड़ है तो हम लोग तो पहाड़ बना देते हैं ना ऐसे ऐसे लगातार, लेकिन प्रकृति में ये चीज़ें ऐसे तो नहीं होती कि कंटिन्यूअस बनती जा रही हैं, है ना। कंटिन्यूटी नहीं होती, उसमें कुछ ब्रेक हो जाता है। जैसे ट्रांस और महान के बीच में ज़रूर कुछ ऐसा है जो इसको डिसकंटिन्यू कर रहा है। हो सकता है इसमें कुछ अलग मटेरियल पाए जाते हों, इसमें कुछ अलग मटेरियल पाया जाता हो। तो ये जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, सिर्फ मटेरियल के ही बेसिस पे मत समझ लेना, ऐसे भी समझना कि हो सकता है इसमें थोड़ा जब ये बन रहा हो तो थोड़ा सा गैप रह गया हो। ठीक है, इन सारे गैप्स को, इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रंश लाइन कहते हैं। क्या, भ्रंश, भ्रंश लाइन, भ्रंश लाइन या फिर हिंज लाइन। तो ये हिमालय के भूभौतिक वर्गीकरण में आपको चार भ्रंश लाइन देखने को मिलेंगे। इंडो सांगपो सचरजोन, मेन कंटिनेंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट लाइन या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एक ही नाम है ये, MBF या MBT। मतलब ट्रांस और महान के बीच में IST, महान और मध्य के बीच में MCT, और मध्य और शिवालिक के बीच में MBF या MBT। अभी तक ये शायद क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे आप।
आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे हम अब। तो देखिए, प्रादेशिक वर्गीकरण को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नदियों के गर्त के आधार पर और दूसरा है पर्वत श्रृंखलाओं की अवस्थिति के आधार पर, कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं ये पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का पोर्शन मिलता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय मिलता है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये दरोगा के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, जो 2024 दरोगा का पीटी हुआ है उसमें कुमायूं हिमालय से क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय मिलेगा, वो जो हिमालय मिलेगा उसको नाम दे दिया गया नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। अब ये नदियाँ कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं, अगर आप नदियों का कोर्स देख लेंगे तो इनके बीच में मिलने वाले हिमालय का अलग अलग नाम दिया गया है, तो आप आसानी से उसको क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिमिलरली कश्मीर में जो हिमालय मिलता है उसको कश्मीर हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड में मिलने वाले हिमालय को उनके नाम दिया गया है, सिक्किम और दार्जिलिंग को उनके नाम पे, अरुणाचल को उनके नाम पे, और पूर्वांचल हिमालय जो इसको छोड़ के और जो बाकी जगह मिल रहे हैं इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक, आइए तो हमने देखा था भूभौतिक प्रादेशिक, अब हम भूभौतिक की बात करने जा रहे हैं और भूभौतिक में किसकी, ट्रांस की। हिमालय का भूभौतिक अध्ययन ट्रांस हिमालय। ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय में 3 चीज़ें आपको देखनी है। एक, ये आपको दिख रहा होगा, ये है काराकोरम रेंज, ये येलो वाला पोर्शन, ये ट्रांस हिमालय का पोर्शन है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीटी के। तो ये काराकोरम रेंज आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये काराकोरम रेंज जो है वो हिमालय की किस श्रृंखला में अवस्थित है, ट्रांस में, महान में, मध्य में, शिवालिक में, किस में। तो आपको आंसर क्या टिक करना है, ट्रांस हिमालय में। काराकोरम रेंज, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, ये नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, है ना, ये कश्मीर का पोर्शन है। ठीक, तो यहाँ क्या मिल रहा है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके नीचे है लद्दाख, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और उसके बाद यहाँ पे कैलाश रेंज, ये 3 रेंज जो है ये मिलते हैं किसमें, ट्रांस हिमालय में। ठीक, उसके नीचे आपको जास्कर, पीर पंजाल ये सब दिख रहा होगा, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। ट्रांस हिमालय के पार्ट बस 3 हैं, कौन सा, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में माउंट कैलाश है और काराकोरम रेंज में केटू है, केटू पर्वत, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय या टेथियन हिमालय कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण से यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टानों से निर्मित है का मतलब हुआ कि टेथिस में जितने अवसाद पाए गए हैं, हिमालय टेथिस से बना है, तो टेथिस के अवसाद जो है वो कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो गए हैं, कहाँ संग्रहित हो गए, ट्रांस हिमालय में। तो यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है तथा काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला है। अब काराकोरम रेंज में अवस्थित केटू, अभी आपको ऊपर दिखाया मैंने, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि लद्दाख रेंज में अवस्थित राकापोसी विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है। ढाल मतलब बहुत स्टीप ढाल है, इसका खड़ा ढाल है। विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली कौन सी, राकापोसी, किस रेंज में है, लद्दाख रेंज में। और काराकोरम रेंज में जो केटू है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में अक्साई चीन है। ये अगर कश्मीर का पोर्शन बना ले हम, तो इधर क्या है, पीओके है, और इधर क्या है, अक्साई चीन है। ठीक, और ये आपका यहाँ पे काराकोरम है। तो काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में अक्साई चीन का क्षेत्र अवस्थित है, जबकि काराकोरम के पश्चिम में कई हिमनद अवस्थित हैं। हिमनद यानी ग्लेशियर्स, जिनमें सियाचिन,
बियाफो, बाल्टूरो एवं हिस्पर प्रमुख हैं। ये नाम याद रहें, ये नाम पूछे जाते हैं। सियाचिन, बियाफो, बाल्टूरो एवं हिस्पर। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में पाया जाता है? ट्रांस, मध्य, महान, मध्य, शिवालिक। तो आपको क्या मारना है? ट्रांस। ठीक। सिमिलरली बियाफो, बाल्टूरो एवं हिस्पर। अब आइए, इनमें सियाचिन जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। 1984 में सियाचिन पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया, आपको पता ही होगा, जिसके लिए भारतीय सेना ने क्या चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। और यहीं से क्या है, नुब्रा नदी निकलती है। कहाँ से? सियाचिन से। तथा इसी नदी घाटी से होकर भारतीय सेना सियाचिन तक पहुँचती है। ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांस के बाद एक हिंज लाइन आती है, उसका नाम क्या था? IST। तो अब IST देखते हैं। इसे इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। इंडो जो नाम है वो सिंधु नदी से आया है और सांगपो ब्रह्मपुत्र से आया है। सचर जोन यानी मिलना जोन, मिलने जुलने का जोन कह लीजिए, मीटिंग पॉइंट। इसे हिंज लाइन भी कहते हैं। इस क्षेत्र से होकर सिंधु एवं सांगपो नदी प्रवाहित होती है तथा यह भारतीय प्लेट एवं तिब्बती प्लेट के अभिसरण की सीमा है। अभिसरण का मतलब मिलना जुलना। तो यहीं पे क्या है, भारतीय प्लेट और तिब्बती प्लेट दोनों मिलती हैं। ये रही इंडियन प्लेट, इसकी अपनी कुछ खासियत है। ये रही तिब्बतन प्लेट, इसकी अपनी कुछ खासियत है। तो ट्रांस हिमालय इनकी बाउंड्री पे, मतलब सॉरी, IST जो है क्या है, इन्हीं की बाउंड्री को दिखाता है कि भैया इसके इधर जाओगे तो कुछ और प्रॉपर्टी मिलेगी, इसके इधर जाओगे तो कुछ और प्रॉपर्टी मिलेगी। और दूसरी बात, ये ज्वाइंट है ना, तो चीज़ें टूटेंगी तो यहीं से टूटेंगी, कोई दरार होगा तो यहीं होगा। तो ये IST है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा, IST के बाद आपने देखा था कि महान हिमालय की श्रृंखला आएगी। अब महान हिमालय में देखिए आपको कौन कौन सी श्रेणी मिलेगी। जास्कर मिलेगा, ठीक, जास्कर श्रेणी। और कौन कौन से चोटियाँ मिलेंगी, ये चोटियों के नाम याद रखिएगा क्योंकि इनको नॉर्थ टू ईस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट तो ऐसे हो गया, या वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, मतलब क्रम वाइज अरेंज करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ मिलेगा नंगा पर्वत। थोड़ा सा इसको अगर ऐसे कर दूँ तो सबसे पहले क्या मिलेगा? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद हमको मिलेगी नंदा देवी। नंदा देवी के बाद धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद मकालू। मकालू के बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद नामचा बारवा। सबसे ईस्ट में नामचा बारवा और सबसे वेस्ट में नंगा पर्वत। ये महान हिमालय में मिलेगा। ठीक। उसके बाद इधर यहाँ पे आप देखिएगा तो पूर्वांचल की पहाड़ी है, ये भी महान हिमालय का ही पार्ट है। और महान हिमालय में अगर आप इस पहाड़ को ऐसे यहाँ बनाता हूँ, इसको ऊपर से खोदना शुरू करिए तो सबसे पहले आपको अवसादी चट्टानें मिलेंगी। उसके बाद रूपांतरित चट्टानें, नीस, ये प्राप्त होगा। और फिर थर्ड पे ग्रेनाइट की चट्टानें प्राप्त होंगी, जो आग्नेय चट्टानें बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि हिमालय, महान हिमालय में तीनों चट्टानें मिलती हैं, अवसादी, रूपांतरित और नीस, सॉरी अवसादी, रूपांतरित और आग्नेय। महान हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी एवरेज ऊंचाई है वो 6100 मीटर है और औसत चौड़ाई क्या है? 25 किलोमीटर। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा तक है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से महान हिमालय के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टान मिलता है, मध्यवर्ती भाग में रूपांतरित एवं सबसे ऊपरी भाग में टेथिस का अवसादी चट्टान मिलता है। जम्मू कश्मीर में महान हिमालय की श्रृंखला को ही जास्कर कहते हैं। हिम से ढके होने के कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडार, कहाँ? उत्तराखंड में। तथा सिक्किम में जेमू महान।
ये क्या है? ग्लेशियर है। इम्पोर्टेंट। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडार, जेमू महान ग्लेशियर है महान हिमालय के। और सियाचिन, बाल्टूरो, हिस्पर ये हैं ट्रांस हिमालय के। संसार की सर्वोच्च चोटी इसी श्रृंखला में मिलती है, जिनमें 4 सबसे ऊंची चोटी क्रमशः सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू और फिर धौलागिरी। ये रहे एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी। इनमें माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा एवं कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं और ये नेपाल में आता है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? कंचनजंगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में नंदा देवी, नंदाकोट, कामेत, त्रिशूल एवं बंदरपुंछ महान हिमालय में मिलने वाली अन्य प्रमुख पर्वतीय चोटी हैं, माउंटेन पीक है। इसमें कुछ प्रमुख दर्रे भी मिलते हैं, जोजिला, काराकोरम, सिपकिला, चिलेपला, नाथुला आदि। अब ये अलग अलग स्टेट में है। नाथुला सिक्किम में है, जलेपला भी सिक्किम में है, सिपकिला जो है वो हिमाचल में पड़ेगा, काराकोरम जम्मू कश्मीर में है और जोजिला भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा नदी, काली नदी, घाघरा, गंडक, तिस्ता आदि। अब नामचा बरवा जो सबसे इधर था, यहाँ पे था सबसे ईस्ट में, ये दिहांग गोर्ज के पूर्व में है और यहीं से क्या है, इसी चोटी के पास ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? नामचा बरवा से। कंचनजंगा सिक्किम में है तथा एक क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व जोन है, ठीक, जैवमंडल आरक्षित प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह अभी ये क्या है? जैवमंडल आरक्षित प्रदेश है। और नंगा पर्वत जो सबसे वेस्ट में है, इसी पर्वत के पास सिंधु नदी के द्वारा महाखंड या गॉर्ज का निर्माण किया गया है तथा इसी गॉर्ज से होकर सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब गॉर्ज, ये जो गॉर्ज है, महाखंड है, ये अपवाह तंत्र के पार्ट हैं, जहाँ अपवाह तंत्र में इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे कि कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। अभी के लिए समझिए कि बस एक घाटी होती है, खाई है ना। नेक्स्ट है मध्य हिमालय, या इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, वही ऊपर वाले डायग्राम का ही थोड़ा अलग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर आपको IST मिलेगा, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद आपको MCT मिलेगा, MCT के बाद फिर आपको मध्य हिमालय मिलेगा, मध्य हिमालय के बाद फिर शिवालिक हिमालय और फिर HFF यानी हाई बाउंड्री फॉल्ट लाइन, ऐसा कुछ नाम है इसका, HFF का। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम मध्य हिमालय को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसफुली, थैंक यू वेरी मच।